नमस्कार मित्रों। आज का जो वीडियो है मित्रों वो हमारा कल के वीडियो का सेकंड पार्ट है। कल हमने पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा था मित्रों। आज हम उसी सिद्धांत का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करेंगे। देखिए, प्रश्न जो होता है हम सब लोग पढ़ के जाते हैं परीक्षा में, पर प्रश्न कहीं ना कहीं हमें घुमा देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ शब्दावलियाँ बदल के दे दी जाती हैं जिन शब्दों को हम उस समय पहचान नहीं पाते हैं। और होता क्या है कि हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम बाहर आते हैं तो हमें लगता है अरे क्वेश्चन तो हमें आता था। तो बेसिक चीज़ ज़रूरी है कि हमें सारी शब्दावलियाँ पता हों, एक बार हमारे दिमाग में हो कि हाँ इन चीज़ों को और क्या कहते हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण शब्दावलियों में अनानुबंधित, स्वाभाविक। देखिए, कल हमने बात करी थी कि पावलो ने कुत्ते को एक स्वाभाविक उद्दीपक दिया था। स्वाभाविक के बाद स्वाभाविक अनुक्रिया हुई थी, लार का आना। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक जो था वो भोजन था। अब अगर हम बात करें कि इस स्वाभाविक उद्दीपक के और क्या नाम होते हैं, तो इस स्वाभाविक उद्दीपक के और नाम होते हैं अनानुबंधित, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनानुबंधित या प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक कहो, स्वाभाविक कहो, अनानुबंधित कहो मित्रों, एक ही बात है। ठीक है, और ये वो हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात आ जाती है। सेकेंड है मित्रों अनुबंधित अस्वाभाविक। अनुबंधित, ठीक है, यानी कि हम ये कह दें कि कंडीशनल। अनुबंधित जो बंध चुका है, अनुबंधित हो चुका है, अनुबंध हो चुका है जिसका। अस्वाभाविक यानी जो स्वाभाविक नहीं है, जैसे घंटी का बजना, उसके साथ लार का आना जो था वो स्वाभाविक नहीं था, तो ये अस्वाभाविक कहलाता है, या अनुबंधित कहलाता है, या हम इसे कह सकते हैं अनुकूलित उद्दीपक। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं विलोपन की। देखिए, अगर लगातार उस व्यक्ति को अस्वाभाविक क्रिया उद्दीपक के साथ, ठीक है, अगर स्वाभाविक उद्दीपक ना दिया जाए उसके बाद में, तो ऐसा होगा कि कुछ समय बाद उसकी जो क्रिया हमने अनुबंधित करी है वो विलोपित हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे इसमें। स्वतः प्रकटीकरण मतलब अगर वापस से फिर स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, तो जो चीज़ विलोपन हुई है, जो क्रिया विलोपित हुई थी, वो वापस से प्रकटीकरण में आ जाएगी। सामान्यकरण का मतलब होता है मित्रों, जैसे कि अगर कुत्ते को जो भोजन दिया जा रहा था, ठीक है, वो घंटी बजाने पर दिया जा रहा था, घंटी बजाने के बाद तो वो उसके साथ अनुबंधित हो गया, घंटी की आवाज़ के साथ उसके लार का आना। अब यदि मान लो कभी साइकिल की घंटी बजाया जाए, तो वो घंटी की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी भोजन के समय से पहले बजाई जाती थी, तो वो सामान्यकृत कहलाएगा, वो सामान्यकरण हो गया है। विभेदन मतलब अगर मान लो वो जो प्राणी है जिसके साथ, जैसे कुत्ता था, उसके साथ घंटी की आवाज़ में खाना दिया जा रहा था, अगर मान लो कोई दूसरी क्रिया उसके साथ की जाती है ऐसे ही, और वो उसमें विभेद करने लग जाए, और उसके साथ उसकी जो स्वाभाविक क्रिया थी, यानी कि जो अनुक्रिया थी, वो ना दर्शाए, तो वो विभेदन कहलाता है मित्रों। ठीक है, आगे देखिएगा मित्रों, इसी चीज़ को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ भी लेते हैं। अनानुबंधित या स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक की बात करते हैं। देखिए, वह उद्दीपक जो बिना किसी प्रशिक्षण के भी हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ता है, ठीक है, या किसी प्राणी के स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है, जैसे भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर स्वाभाविक रूप से रहता है, वो कहलाता है अनानुबंधित, यानी कि जो हमारे स्वभाव में है, अनानुबंधित है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे नींद है, प्यास है, भूख है, ये सब प्राकृतिक उद्दीपक हैं जो हमारे में हैं, बिना किसी स्वभाव के, बिना किसी चीज़ के भी हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ेंगे। भूख लगेगी तो खुद ही आपके पेट में, मतलब हम ये कहते हैं ना कि अंदर की जो आवाज़ आने लग जाती है, एक प्यास लगती है तो खुद ही एक उद्दीपक जागृत हो जाता है, आवश्यकता दिखने लग जाती है, वही चीज़। अब होता है अनुबंधित या अस्वाभाविक अनुकूलित उद्दीपक, यानी वह उद्दीपक जो किसी प्रशिक्षण या अनुकूलन के कारण प्राणी पर अथवा प्रभाव छोड़ता है। देखिए, जैसे कि हमने कुत्ते के साथ जो प्रयोग किया था पावलो जी ने, उसमें उन्होंने क्या करा था कि 1904 का जो उनका प्रयोग था, भाई उन्होंने उसको भोजन देने से पहले घंटी बजाई, बार बार ऐसा करा, तो कुत्ते की जो लार भोजन को देख के आ रही थी, यानी कि जो उसकी स्वाभाविक क्रिया थी, जो स्वाभाविक उद्दीपक देख के हो रही थी, वो उस अस्वाभाविक यानी हम ये कह दें अनुबंधित जो घंटी की, जिसके साथ उसका बंध बन गया, ठीक है, उस घंटी की आवाज़ के साथ लार का आ जाना, वो कहलाया अनुबंधित या अस्वाभाविक या अनुकूलित उद्दीपक। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, इसी पे बात करते हैं। विलोपन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, परंतु फिर कई दिनों तक लगातार उसे केवल अनुकूलित उद्दीपक ही प्रस्तुत करते रहें तथा स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं दें, तो यह अनुकूलित उद्दीपक से प्रभावित होना बंद कर देता है। इसे ही विलोपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम कहें, घंटी की आवाज़ से
अनुकूलित किया गया था कुत्ते को। अब यदि बाद में लगातार बिना भोजन के केवल और केवल घंटी की आवाज़ ही प्रस्तुत की जाती रहे तो लार जो आ रही थी घंटी की आवाज़ के साथ वो आना बंद हो जाएगी एक समय बाद। इसे कहा जाता है विलोपन। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से जब हम कक्षा शिक्षण करते हैं अध्यापक के तौर पर और शिक्षण करते समय हम बालकों को अगर हम लगातार उद्दीपक दे रहे हैं और एक बात मान लीजिए जैसे हमने सोचा कि अब उद्दीपक देना बंद कर देते हैं, अब ये बालक जो होता है स्वतः प्रेरित होने लग गया, आंतरिक रूप से प्रेरित हो गया, ऐसा हमने अनुमान लगाया, परंतु वो बालक जो था वो बाह्य रूप से ही प्रेरित हो रहा था, छोटी कक्षा का बालक था, हमने उद्दीपक देना बंद कर दिया। क्या होगा, एक समय बाद जो वो क्रिया हमारे उद्दीपन के तौर पर दर्शा रहा था, जो बाह्य उद्दीपक के कारण से वो व्यवहार दिखा रहा था, वो धीरे धीरे व्यवहार उसका विलोपित होता चला जाएगा, वो पढ़ना बंद कर देगा वापस। ठीक है मित्रों, तो ये डेली लाइफ में भी आप इसे काम में ले सकते हैं। देखिए फिर स्वतः प्रकटीकरण होता है, जब किसी प्राणी में किसी भी अनुकूलित व्यवहार का विलोपन हो जाता है, परंतु विलोपन के बाद फिर से कोई स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वापस अनुकूलित क्रिया या अनुक्रिया व्यवहार प्रकट हो जाता है। इसे ही स्वतः प्रकटीकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण हम लें कि हमने घंटी की आवाज़ के साथ के बाद कुत्ते को भोजन देना बंद कर दिया तो वो विलोपित हो गई, लेकिन अगर मान लो फिर 2-3 बार आप वही क्रिया करोगे तो फिर से घंटी की आवाज़ के साथ उसकी लार आ जाएगी। इसे कहा जाता है स्वतः प्रकटीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण, जब अनुकूलित उद्दीपक के लगभग सामान्य प्रकृति का कोई अन्य उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाने पर भी प्राणी वैसा ही व्यवहार प्रकट करे जैसा पावलोव के कुत्ते के सामने साइकिल की घंटी बजाने पर भी वह लार टपकाने लगा था। ठीक है, तो मित्रों ये जो चीज़ होती है ये आपकी कहलाती है सामान्यकरण आना। अगला और लास्ट शब्दावली जो पावलोव जी ने यूज़ करी थी वो थी विभेदीकरण। कई बार अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर उसका अंतर वह प्राणी समझ जाता है तथा उससे प्रभावित नहीं होता, तो वह विभेदीकरण कहलाता है मित्रों। अब आ जाते हैं पावलोव सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। देखिए पावलोव का जो सिद्धांत है उनका शिक्षा में बहुत ही उपयोग है। अगर हम आपको बात करें तो देखिए सीधी सी बात यहाँ पर हम कहेंगे, छोटे छोटे शब्दों में हम सीख लेते हैं इसको। देखिए पहला है भय के निवारण में। किसी भी प्राणी में किसी भी तरीके का कोई भय, उसके निवारण को करने के लिए आप जो होते हैं उसकी क्रिया को एक उद्दीपक के साथ अनुबंधित करके उसके भय को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सामाजिकरण करने में, ठीक है, समाज से जो उद्दीपक मिलता है, व्यक्तियों को जो सम्मान मिलता है उसके आधार पर सामाजिकरण करने में ये जो सिद्धांत होता है वो काफ़ी हम ये कह दें कि सहायक होता है। दूसरा है आदत और स्वभाव के निर्माण में। किसी भी व्यक्ति में आदत बनाने के लिए अगर लगातार उसको उस चीज़ के साथ डाला जाए तो वो आदत जो होती है वो निर्माण हो जाती है। वैसे भी मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो साइंस के जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको पता भी है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, और ये जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। ठीक है, साथ ही आदत और स्वभाव निर्माण में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर 14 डेज़ तक या 15 डेज़ तक किसी चीज़ को अपने साथ साथ लगातार कर लें तो निश्चित ही वो आप में आदत के रूप में निर्मित हो जाती है। भाषा शिक्षण में, भाषा सिखाने में, बालकों को सही भाषा सिखाने में इसका बहुत योगदान होता है। दर्शन का शिक्षण करने में भी इसका बहुत योगदान होता है मित्रों। सहायक सामग्री के क्षेत्र में, है ना, किसी सहायक सामग्री के क्षेत्र में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गणित शिक्षण में, नवीन एवं परंपरागत विचारों में। ठीक है मित्रों, तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने एक बार क्या क्या देखा हम वापस बात कर लेते हैं। हमने कुछ शब्दावलियों की बात करी जो पावलोव ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनानुबंधित सिद्धांत या स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रिया सिद्धांत, प्राकृतिक और अस्वाभाविक क्रिया सिद्धांत। देखिए सारी शब्दावलियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों में ही हम क्वेश्चन में घूमते हैं। बाकी हम बीएड से ये चीज़ पढ़ रहे हैं मित्रों, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हम सिर्फ शब्दों में घूमते हैं। जो एग्जामिनर है वो सिर्फ हमें शब्दों में घुमाता है। अनकंडीशनल या कंडीशनल, ये सब चीज़ें हमें जो शब्द होते हैं वो अच्छी तरीके से समझने। आपको सिर्फ रटना नहीं है मित्रों, आपको समझना है। आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनिए। मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आपको आराम से जो जितनी भी शब्दावलियाँ मैंने बताई हैं आपको सब ध्यान में आ जाएंगी और आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।